हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लर्न 24 अकेडमी में आपका स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के लिए जो आपके जीके जीएस वाला सेक्शन है ये कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हम शिक्षा विभाग से रिलेटेड योजनाएं देख रहे हैं। अब हम पूरा कंप्लीट जो भी जीके जीएस जहाँ से आपसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सब कंप्लीट करके चलेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमारे द्वारा क्या है, आपको P7 तक लेक्चर्स दिए गए हैं। तो ये P7 तक जिसने भी लेक्चर्स नहीं देखे वो देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत हो सके। और ये जितने भी लेक्चर्स बनाए गए हैं, चाहे पीजीटी, टीजीटी, प्रिंसिपल, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटरी, लैब अटेंडेंट, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो तो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या, अब एग्जाम है बहुत नज़दीक, तो अब आपका मेजर फोकस किस चीज़ पे होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देने पर, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने पर। आपने जितना भी चीज़ें पढ़ी हैं उनका रिवीजन करिए, अपने सिलेबस में टॉपिक्स देखिए, ठीक है। अगर आपको कोई टॉपिक लगता है कि ये टॉपिक पढ़ानी है तो उस टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करें, और साथ में जितने ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कर सकते हैं वो भी करें, और रिवीजन पर ज़्यादा फोकस रखें, ठीक है। यूट्यूब पर जो क्वेश्चन आंसर कराए जाते हैं उनसे थोड़ा सा बचें, ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये आपका पूरा का पूरा टाइम चूस जाएंगे और आपको कुछ भी एट द एंड याद नहीं रहेगा, ठीक है। याद क्यों नहीं रहेगा, मेजर फोकस ये है, देखो याद वही चीज़ें रहती है जिसकी आपने क्या होता है एक पिक्चर बनाई हो मन में, ठीक है, जिसकी 4-5 चीज़ें एक साथ याद करी हो कि अच्छा ये स्कीम है, इससे रिलेटेड ये चीज़ें है, तो उस तरीके से अगर आपने याद करी है तो वो आपको याद रहती है। वहाँ पर मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन करा दिया, उसका आंसर ये, अब आपको कहानी नहीं पता, एग्जाम में कहानी उलट करके आ गई, फिर क्या करोगे, ऑप्शन को पहले क्वेश्चन में डाल दिया और क्वेश्चन वाली चीज़ को ऑप्शन में दिया नहीं है, कुछ और पूछ रहा है, फिर क्या करोगे, वो तो आपका गया ना टॉपिक। तो इसीलिए क्या होता है, आपको चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो आप जो भी सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है, जैसे EMRA योजनाएं लिखी हुई हैं, ठीक है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल क्या होता है तो उसके बारे में 4 चीज़ें पता होनी चाहिए। चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है तो उसके भी बारे में 4 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्रेन मैपिंग करके जाएंगे तो वहाँ पे क्वेश्चन आंसर आसानी से टिक कर पाएंगे, ठीक है। इसके अलावा दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है रील्स, ठीक है। ये रील्स बड़ी काम की चीज़ें हैं और बेकार भी चीज़ें हैं, ठीक है। अगर रील्स आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, जो आपको ज्ञानवर्धन है ना, जो आपके अंदर एनर्जी दे रही है, ठीक है, आपको मोटिवेट कर रही है, तब तो ये ठीक है। अदरवाइज क्या हो रहा है, इन रील्स की वजह से आपके 2 से 4 घंटे यूं ही निकल जा रहे हैं। तो इनसे बचने का सिंपल सा तरीका है, आपने 1 या 2 रील्स गलती से देख ली तो उसके बाद में अपने मन को समझाइए कि भाई यहीं बंद कर, अब बंद कर दे, अभी तूने बंद नहीं किया तो फिर तू गया, ठीक है। थोड़ा सा बंद कर दे इसको और फिर उसके बाद में अपने पढ़ने बैठ जाए, ठीक है। रील से बचने का यही मेथड है। अगर आपने इंस्टाग्राम डाउनलोड कर रखा है तो इंस्टाग्राम को बिल्कुल डिलीट मार दें। यूट्यूब पे सिर्फ अपनी जो काम की क्लासेस हैं वो देखें, उसके अलावा कुछ ना देखें। गलती से चल भी जाए 2-4 से 1-2 देखने के बाद में तुरंत बंद करें और बैठ जाए, ठीक है। या फिर अपने फ़ोन में टाइम अलार्म लगा लें, रील्स देखें तो उसमें लगा लें कि 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देखूंगा, पर जैसे 2 मिनट हो जाए तो बंद कर दें, क्योंकि 1 मिनट तो आप देखेंगे फिर दूसरे मिनट और देख लेंगे, ठीक है। तो 2-3 रीलें तो आप कंप्लीट करके ही मानेंगे। तो रीलों से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखें। इसके अलावा यहाँ आ जाइए, देखो ये हमारी ये आपकी एक EMRA की टेस्ट सीरीज चल रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, मैंने यहाँ कंप्यूटर जीके लिखा है तो हमारा फोकस कंप्यूटर जीके वाले सेक्शन पे था, पर अब हमने इसमें क्या है सारे ही सब्जेक्ट जोड़ दिए एक तरीके से, ठीक है। तो ये नहीं है कि सिर्फ इसमें कंप्यूटर है, इसमें आपकी रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, हिंदी इंग्लिश भी है, पेडागोजी के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप ये टेस्ट सीरीज लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है। इसमें जो ये ऑल सब्जेक्ट टेस्ट है तो इसमें जो हिंदी इंग्लिश जो बिल्कुल पेपर की तरह आएगा, जो आपका फर्स्ट वाला पेपर है जिसमें हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ्स है, रीजनिंग है, पेडागोजी है, तो 10-10 क्वेश्चन, तो इस तरीके से क्वेश्चन डिजाइन किए गए हैं। तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रामबाण साबित हो सकते हैं, आपकी जो तैयारी है उसको एनहेंस कर देंगे ये, ठीक है। और इसके अलावा ये जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो ये इतने ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं जिससे आप अगर उन क्वेश्चनों में अटक रहे हैं, ठीक है, तो आप रिवाइज कर सकें, अपने सिलेबस को वापस से देख सकें। देखो टेस्ट किस लिए दिया जाता है, एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए इसलिए नहीं, टेस्ट इसलिए दिया जाता है कि आपने जो पढ़ा है वो आपको याद है या नहीं। आप उस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपसे कुछ भी, जैसे मान लो एक कॉन्फिडेंस जागृत करने के लिए होता है। देखो 2 तरह के बच्चे होते हैं, बच्चा 1 और बच्चा 2, ठीक है। बच्चा 1 क्या करता है, बच्चे 1 में घर से सारी सिलेबस कंप्लीट किया, फिर उसके बाद रेगुलर उसने टेस्ट दिए। अब रेगुलर टेस्ट देने के बाद में मान लीजिए से 50 क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना, 50 में से ये हर पेपर में 40-41 ठीक कर रहा है, ठीक है। तो इसके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा, ये मोर देन 50-60% एवरेज लेकर आ रहा है एग्जाम में, ठीक है। यहाँ पर अब ये दूसरा बच्चा है, ये क्या कर रहा है, इसको 50 क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको सिर्फ तो 15 से 20 क्वेश्चन ही ठीक कर पा रहा है एग्जाम के, ठीक है। तो क्या ये एग्जाम में पास हो जाएगा, बी बच्चा नहीं होगा। तो इसका जो कॉन्फिडेंस है वो कितना है, डाउन है। इसका डाउन क्यों है, क्योंकि इसने अपना ना सिलेबस तैयार किया है, ना ही टेस्ट प्रॉपर्ली दे रहा है। तो फिर ये एग्जाम में जब जाएगा तो ये क्या करेगा, ये वहाँ जाकर
रिजल्ट क्या होगा तुम खुद बताओ। चलो ए बच्चे का रिजल्ट क्या होगा और बी बच्चे का रिजल्ट क्या होगा तुम खुद बताओ, अपने खुद के अंतर आत्मा से पूछ के बताना, ठीक है। तो ये देखो, मैं ये नहीं कह रहा हमारी टेस्ट सीरीज ले, आप कहीं भी ले, पर टेस्ट जरूर दें जिससे आपकी थोड़ी सी स्किल्स इंप्रूव हो, ठीक है। थोड़ा सा आपको मोटिवेशन मिले। मोटिवेशन किस चीज़ का, कॉन्फिडेंस लेवल आए। एग्जाम में जब आप जाओ ना, तो आप ये लेके जाओ कि हाँ मैं पढ़ के आया। जैसे कि हमने जब शुरू में आपको ये लेक्चर्स दिए थे, तो हमारे लेक्चर्स देखने के बाद बहुत सारे बच्चों में कॉन्फिडेंस जागृत हुआ है, ठीक है। कंप्यूटर के जिसने देखा वो तो बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्फिडेंट है, क्योंकि ये जीके जीएस वाले तो मैंने अभी बनाया। अगर मैं शुरू से लेकर आ रहा होता और मैंने पूरा कंप्लीट कराया होता, तो आपके अंदर तो कूट कूट के कॉन्फिडेंस भरा होता कि भाई हाँ अब मेरा एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अभी भी ये है कि आप मोर देन 60-70% आराम से करके आ जाएंगे जीके के क्वेश्चन, ठीक है। और अभी तक की बता रहा हूँ, और जब तक की सीरीज चलेगी तब तक शायद आपका 80-90% का आपका कॉन्फिडेंस लेवल जागृत हो जाए, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितना इन चीज़ों को अपने अंदर ग्रैब कर पा रहे हैं। देखो चीज़ें आपने सुनी, अब उसको अप्लाई भी तो करना पड़ेगा एग्जाम में, वो याद भी तो रहनी चाहिए। तो उसके लिए आपको बार बार उसका रिकॉल करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट देने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लें। अब मैंने क्या है, जो हमारी टेस्ट सीरीज है वहाँ से कुछ क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लगा दिए हैं, तो इनको आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखें। क्वेश्चन नंबर जैसे 5 है तो 5 का आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें, 6 का लिखें, और इनके आंसर मैं आपको कमेंट सेक्शन में ही एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई गलत करता है तो और सही बताता है तो सही भी बता दिए जाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन लगाए हैं मैंने आपके लिए, तो ये 5-6 क्वेश्चन हैं, इनकी प्रैक्टिस करें और अपनी तैयारी का आकलन करें। अगर ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में, अगर 4 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं तो आपको अभी अपना रिवीजन पे बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए, और 4 से क्वेश्चन कम हो रहे हैं तो आपको फिर चिंतन मनन करना चाहिए। बैठें, चिंतन मनन करें, सोचें कहाँ गलतियाँ हुई हैं, कैसे इसको रिकॉल किया जा सकता है और क्या क्या उसमें इम्प्रूव किया जा सकता है, किस तरीके से आप इसको जो 4 क्वेश्चन से कम ठीक हुए हैं तो इसको 4 क्वेश्चन मोर देन 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन तक कैसे पहुँचाया जा सके। ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके 6 के 6 सही होने चाहिए, तभी आप अपना सिलेक्शन पक्का माने, ठीक है। 5 से 6 तो होने ही चाहिए, ऐसा नहीं है पक्का नहीं माने, पक्का तब भी मान सकते हैं अगर आपकी तैयारी है। देखो डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन की जगह और क्वेश्चन ना जाए जो आपको आता हो, ऐसा भी तो हो सकता है। परंतु जब आप सारी चीज़ें पढ़ के जाते हैं ना, एक एक पॉइंट कवर करके जाते हैं, तो आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपको एग्जाम में पास कराता है, जो गलत क्वेश्चन को भी सही कराता है वहाँ पर वो, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा जरूरी है एग्जाम में। अब देखिए आ जाइए लिटरेसी, ठीक है, साक्षरता देखते हैं अपन, भारत की साक्षरता। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो हम साक्षर व्यक्ति किसको मानते हैं? जैसे मान लीजिए मैं बोलूं कि आपने 5वीं क्लास तक पढ़ाई करी और उसके बाद आपने छोड़ दिया, ठीक है, तो क्या आप साक्षर हैं या नहीं है, बताइए, ठीक है। ये 5वीं क्लास बोला है मैंने, ठीक है, 5 ईयर नहीं बोला, 5 ईयर, ठीक है। अगर मैं बोलता 5वीं क्लास तक है तो साक्षर है, पढ़ लिख सकता है तो साक्षर है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ 5 से 6 साल तक का एक बच्चा है जो लिख सकता है और पढ़ सकता है, तो बताइए क्या ये साक्षर है? 5 से 6 साल का बच्चा कभी आपने देखा है लिखता हुआ? ये बताओ पहले तो, ठीक है। तो ये 5 से 6 साल का बच्चा लिख सकता है, पढ़ सकता है। हालांकि अगर ये 5 से 6 साल तक का बच्चा लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, तब भी उसे साक्षर नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारी साक्षरता के लिए क्या माना गया है? 7 साल, ठीक है। 7 साल से बड़ा बच्चा, 7 साल का या उससे बड़ी उम्र का कोई बच्चा है जो दोनों काम कर सकता है, लिख भी, रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है, ठीक है। जो लिख सकता है और पढ़ भी सकता है तो उसको क्या माना गया है? साक्षर माना गया है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, कौन सा सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और 1991 में क्या माना गया था कि बिलो द 5 years ऑफ एज एज इलिटरेट, ठीक है। 5 साल से छोटे बच्चों को क्या है? इलिटरेट माना जाता था, ये बात कहता है, ठीक है। अ पर्सन हु कैन ओनली रीड बट कैन नॉट राइट, उसको क्या मानेंगे? अगर बच्चा सिर्फ पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, तो हम उसे इलिटरेट नहीं बोलेंगे। ये थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। अगर पढ़ सकता है, लिख नहीं सकता, तब भी हम उसे इलिटरेट नहीं बोलते हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें लिटरेसी की, तो इंडिया में लिटरेसी है 73%, ठीक है। भारत में कितनी है साक्षरता? 73%, जिसमें हम मेल की बात करें तो 80 पुरुषों की 80.9% है, और महिलाओं की बात करें तो 64.6% है, ठीक है। तो ये डेटा अच्छे से याद रखने। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे जो राज्य हैं उसमें नंबर 1 राज्य कौन है, लिटरेट राज्य कौन सा है? तो केरला टॉप नंबर पे आता है, जिसकी सबसे ज़्यादा लिटरेसी है 94%, ठीक है। 94% केरला के लोग क्या है? शिक्षित हैं, साक्षर हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। वहाँ पर क्या है, जैसे मेल एंड फीमेल की बात करी जाए तो मेल 96% और फीमेल की बात करी जाए 92.1 है, ऐसे याद कर लीजिए, है ना, 1% है, तो 96-92% मेल वहाँ के केरला के। अगर हम बात करें सबसे
अनपढ़ गंवार स्टेट की बात करें, ठीक है, सबसे कम अनपढ़ गंवार तो क्या बोलेंगे, सबसे कम साक्षरता प्रतिशत कहाँ मिलेगी, कौन से स्टेट में मिलेगी, तो सबसे कम साक्षरता प्रतिशत हमें मिलती है बिहार के अंदर, ठीक है। कौन सा राज्य है, बिहार है, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है डेटा आपके लिए, ठीक है। सबसे साक्षर कौन है, केरला, सबसे कम साक्षर है बिहार। बिहार में साक्षरता दर है 61.8%, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, सैनिक स्कूल, ठीक है, तो सैनिक स्कूल से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि हमारे देश में कितने सैनिक स्कूल हैं। तो सबसे पहले याद कर लीजिए, हमारे देश में 33 सैनिक स्कूल एट फंक्शनल है एट प्रेजेंट में, ठीक है। अगर दूसरी बात करी जाए तो सैनिक स्कूलों की स्थापना कौन करता है, तो सैनिक स्कूल जो है ज्वाइंट वेंचर के तहत स्थापित किए गए सेंटर और स्टेट, है ना। तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर इस सैनिक स्कूलों को स्थापित किया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। केंद्र और राज्य का क्या है, ये संयुक्त उपक्रम है, ज्वाइंट वेंचर है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो इन दो पॉइंटों को अच्छे से याद कर लें। इसके अलावा इनको एस्टेब्लिश करने के पीछे क्या मकसद था, तो सबसे इंपॉर्टेंट उद्देश्य यही है कि गुणवत्तापूर्ण सार्वजनिक स्कूल शिक्षा को आम आदमी की पहुंच के भीतर लाना है और बच्चे के व्यक्तित्व और सर्वांगीण विकास और अधिकारी संवर्ग में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से सैनिक स्कूलों की स्थापना की गई, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा क्या सैनिक स्कूलें जैसे बालिकाओं के लिए भी है, तो हाँ अब है, पहले नहीं था। 2021 से पहले सैनिक स्कूल सिर्फ बॉयज़ के लिए हुआ करते थे, ठीक है। तो 2021 में क्या करा, एज एन पायलट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो कौन सा, मिजोरम का स्कूल है सैनिक स्कूल छिंगछीप, ठीक है, छिंगछीप नाम का स्कूल है। तो यहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बालिकाओं को भी प्रवेश दिया गया था, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो ये मिजोरम में स्टार्ट किया गया है, वर्ष कौन से 2021-22 में स्थापित किया गया था ये, ठीक है, एज एन पायलट प्रोजेक्ट। फिर उसके बाद में डिसाइड किया गया कि पूरे जो जितने भी 33 के 33 सैनिक स्कूल है वहाँ पे बालिका कैडेट भी खोला जाएगा सैनिक स्कूल के अंदर, ठीक है। तो मतलब वुमेन्स विंग भी, मतलब बालिका गर्ल्स विंग भी खोली जाएगी, ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, गर्ल कैडेट, ठीक है, सैनिक स्कूलों के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो रक्षा मंत्रालय ने बात करी है कि वो सैनिक स्कूल सोसाइटी के तहत सैनिक स्कूलों का निर्माण करेगी। तो ये जो रक्षा मंत्रालय ने बात करी है, तो वो ये जो सैनिक स्कूल हैं जो सेंटर और स्टेट के द्वारा रन किए जाते हैं, ये इनसे अलग होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री है वो जो सैनिक स्कूल खोलेगी, और ये वाले जो सैनिक स्कूल है इनमें डिफरेंस होगा, ये अलग होंगे, है ना। आ जाइए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स, ठीक है। सैनिक स्कूल अलग हैं, मिलिट्री स्कूल अलग हैं, ये नेशनल सैन्य विद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। तो ये क्या है, ऐसे 5 राष्ट्रीय स्कूल ही हैं हमारे पास में, ठीक है। अगर हम मिलिट्री स्कूल की बात करें तो हमारी संख्या कितनी है, 5 है, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ है, पहला है बेलगांव बेंगलुरु, ठीक है, बेलगांव और बेंगलुरु ये दोनों कर्नाटका के अंदर पड़ेंगे। तो 2 सैनिक स्कूल तो हमारे कर्नाटका के अंदर है, ठीक है, ये थोड़ा सा याद कर लें। फिर एक है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और 2 हैं अजमेर और धौलपुर के अंदर, ये राजस्थान में। तो ऐसे टोटल मिला के 5 सैनिक स्कूल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको भी याद करने है, इनकी लोकेशन याद करनी है, कहाँ कहाँ है 5 सैनिक स्कूल। तो कर्नाटका के अंदर 2, बेलगांव और बेंगलुरु के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1, और राजस्थान में 2 हैं, एक अजमेर और एक धौलपुर, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा सैनिक स्कूल में एडमिशन कौन सी क्लास से दिया जाता है, तो इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक ही प्रवेश दिया जाता है, उसके बाद इसमें एडमिशन नहीं दिया जाता, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ना कक्षा 6 से पहले ना कक्षा 9 के बाद इसमें एडमिशन दिया जाता है। तो क्लास 6 से लेकर क्लास 9 तक के बच्चे ही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब इसमें क्या है, 70% सीटें किसके लिए रिजर्व रखी गई हैं, सेना, नौसेना, वायुसेना के जो पूर्व सैनिक, ठीक है, और जैसे JCO OR के बच्चों के लिए आरक्षित रहती है। और 30% सीटें किसके लिए आरक्षित कर दी गई है, 30% सीटें आरक्षित की गई है नौसेना, वायुसेना के अधिकारियों जो सेवानिवृत्त हो गए ऐसे अधिकारी, उनके बच्चे, और साथ में नागरिकों के लिए, ठीक है, जो सिविलियंस होते हैं उनके लिए। तो 30% सीटें हैं, 70% सेना, नौसेना और वायुसेना के जो पूर्व सैनिक सहित JCO और OR के बच्चों के लिए सैनिक स्कूलों का निर्माण किया गया है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है मेजर टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, ठीक है।
तो क्या क्या प्रयास किए गए हैं कि चाइल्ड लेबर को रोका जा सके। ठीक है, तो बाल श्रम को रोकने के लिए सरकार के द्वारा सबसे पहले तो चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट लेकर आया गया। तो ये क्या प्रोविज़न करता है, ये प्रोविज़न करता है अगर कोई बच्चा 14 वर्ष या इससे छोटा का है तो उसको कहीं भी एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता, उसके चाइल्ड मतलब उसको लेबर के रूप में नहीं रखा जा सकता। एम्प्लॉयमेंट देना मतलब उससे काम करा रहे हैं, उसको लेबर के तौर पर रख रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से प्रोहिबिट करता है। 14 वर्ष या इससे छोटा कोई बच्चा उसको आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, है ना, एज एन लेबर उससे काम नहीं करवाएंगे। फिर देखिए यहाँ इसमें एक अमेंडमेंट भी करता है। अमेंडमेंट क्या करता है, जो हमारा फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन की जो हम बात करते हैं, ठीक है, 2009 वाला, तो उसके अंदर क्या है 2016 के अंदर 2016 के अंदर एक संशोधन किया गया, एक अमेंडमेंट किया गया। तो ये अमेंडमेंट क्या किया, यही अमेंडमेंट किया गया है कि वर्ष 14 या इससे कम उम्र का जो बच्चा है उसको कहीं भी आप कोई ऑक्यूपेशन में, कोई एम्प्लॉयमेंट में या किसी भी प्रकार के कार्य में नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये पूर्ण तरीके से प्रतिबंध करता है, प्रतिबंधित है ना, प्रोहिबिट करना, प्रतिबंध, ठीक है, प्रतिबंध करता है कि आप उससे कोई कार्य नहीं कराएंगे, थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। इसके आगे फिर इसमें एक पेंसिल और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट चलाए गए। तो पेंसिल प्रोजेक्ट किस चीज़ के लिए है, ये एक जो ये एक्ट है, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड लेबर, तो इसको रोकने के लिए ही ये पेंसिल एक्ट चलाया गया। तो पेंसिल क्या प्रोविज़न करता है, एक प्लेटफॉर्म, एक मंच प्रोवाइड करता है कि भाई कोई भी चाइल्ड लेबर नहीं किया जाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो यहाँ पे कंप्लेंट की जा सकती है उसकी। ठीक है, तो पेंसिल क्या करता है, एक प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट ऑफ नो चाइल्ड लेबर। ठीक है, तो पेंसिल की फुल फॉर्म याद कर लें, ये फुल फॉर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे पेंसिल की फुल फॉर्म से। ठीक है, तो ये क्या है, एक पोर्टल है जहाँ पर आप क्या है चाइल्ड लेबर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, कंप्लेंट रजिस्टर करा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट क्या बोलता है, अगर 9 से 14 वर्ष का बच्चा कहीं भी एम्प्लॉयड पाया जाता है तो उसके लिए क्या होगा, रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चलाए जाएंगे। मतलब उसके लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स इस्टेब्लिश किए जा सकते हैं, उसके लिए अलग से स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं। वहाँ पे उसको मध्याह्न भोजन, मिड डे मील की व्यवस्था की जा सकती है, उसको वजीफ़ा दिया जा सकता है, स्टाइफंड दिया जा सकता है, उसके हेल्थ की देखभाल के लिए, उसकी हेल्थ मतलब सही रहे उसके लिए उसको स्वास्थ्य सर्विसेज दी जा सकती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें है, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के तहत चलाई जा रही हैं। इसी में ही क्या है, जो इसका सेक्शन 4 है राइट टू एजुकेशन एक्ट का, तो वो ये प्रोविज़न करता है अगर कोई बच्चा इस तरीके से पाया जाता है तो NCLP प्लस राइट टू एजुकेशन RTE होगा यह। ठीक है, राइट RTE एक्ट। ठीक है, RTE एक्ट विद NCLP मिलके क्या कर रहे हैं, बच्चे को स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर्स में उनको पढ़ाने लिखाने का काम कर रहे हैं, उनका एनरोलमेंट कर रहे हैं, जो वो शिक्षा से दूर रह गए थे तो उनको शिक्षित करने का कार्य किया जा सकता है यहाँ पर। ठीक है, साथ साथ उनको ट्रेनिंग दी जा सकती है। तो ये दोनों मिलके RTE और NCLP मिलके ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत बच्चों का क्या है, सर्वांगीण विकास के लिए उनको ट्रेन कर रहे हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। अब आ जाइए इसमें आगे। अब देखिए बच्चों के बॉन्डेड लेबर के लिए हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन में कोई आर्टिकल है, हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 21 और आर्टिकल 23 ये प्रोविज़न करता है कि भाई किसी भी बच्चे को बंधुआ मजदूर बना के आप नहीं रख सकते हैं, ना उससे कोई कार्य करा सकते हैं। और बंधुआ मजदूर के लिए एक एक्ट भी आया था 1976 का, जो क्या प्रोविज़न करता है, बंधुआ मजदूरी प्रणाली को खत्म करने का काम करता है, उन्मूलन करने का कार्य करता है। ठीक है, बंधुआ मजदूर होता क्या है, पहले तो ये समझिए। बंधुआ मजदूर होता है, जैसे मान लीजिए ये एक्स है, एक्स ने क्या करा, अपने एक दोस्त एम से पैसे उधार ले लिए 1 लाख रुपए। ठीक है, अब क्या होगा, ये खेती करता है, इसने खेत में डाल दिया, खेत में क्या हुआ, अकाल पड़ गया और खेत हो गया बंजर। अब इसके बाद इसके पैसे नहीं है चुकाने के लिए, तो एम क्या करेगा, ये एक्स के 2 बच्चे हैं एल और टी, तो ये क्या करेगा, ये या तो टी या एल या दोनों बच्चों को पकड़ लाता था पहले, या इसी को भी पकड़ लाता था और बंधुआ मजदूर बना के रख लेता था। जब तक कि मेरे 1 लाख रुपए नहीं चुकेंगे तब तक तुम मेरे यहाँ पे कार्य करते रहोगे, काम करते रहोगे। अमिताभ बच्चन और अमरीश पुरी की इस तरह की काफ़ी मूवीज़ हैं पुरानी, वो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा बंधुआ मजदूरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर बंधुआ मजदूरों के रोकने के लिए 1976 में बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन एक्ट लाया गया है। ठीक है, तो ये 1976 बॉन्डेड लेबर एबॉलिशन एक्ट है, सिस्टम है, तो ये याद रखना है 1976 का है। ठीक है, 1976 का। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन चलाया जा रहा है। ठीक है, तो ये कब स्टार्ट किया गया, इसकी डेट याद रखनी है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, तो देखो अब मैं क्या है बहुत डेप्थ में आपको चीज़ें नहीं बता रहा हूँ। ठीक है,
तो अब ये चीज़ें सिर्फ एज एन मैराथन चल रही है, आपको ये ओवरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप उसको अटेंड कर सकें, अटेंड करने की पोजीशन तक पहुंचाया जा रहा है। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको अटेंड कर पाएंगे, ठीक है। आपके समय को बचाते हुए ये सिस्टम अब चालू किया गया, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी टॉपिक के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, ठीक है, मान लो कोई भी कुछ भी आप लिख दीजिए जो आपके एग्जाम से रिलेटेड है, तो उससे रिलेटेड आपका एक डिटेल वीडियो आ जाएगा, ठीक है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसमें क्या होगा, तो नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन में क्या होगा, ये वोकेशनल ट्रेनिंग, ठीक है, साथ साथ एजुकेशन सिस्टम को एनहेंस करने के लिए लेकर आया गया है, ठीक है। तो ये व्यावसायिक शिक्षण प्रणाली और औपचारिक शिक्षा के बीच में जो परिवर्तन उसको क्या है, ये फिल करने का काम करता है। सिंपल सी बात है यार, ये पढ़ो नेशनल स्किल डेवलपमेंट, तो ये क्या कर रहा है, स्किल को डेवलप करने के लिए लेकर आया गया है। जो लोग मतलब कम पढ़े लिखे तो उनको इस तरीके से एक ट्रेनिंग दे दी जाए, एक स्किल प्रोवाइड करा दी जाए, जिससे वो अपने जीवन का निर्वाह कर सके, ठीक है। सिंपल सी बात है यार, नाक पढ़ते ही आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, और क्या, ठीक है। तो ये कब स्टार्ट किया गया था, 2015 के अंदर, ठीक है। अजय नेक्स्ट चलता है। अब देखिए सक्षम क्या है, ये एक स्कॉलरशिप है फॉर डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, ठीक है। तो जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं उनके लिए क्या है, स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इसके अंदर कितना है, 50,000 पर एनम तक की स्कॉलरशिप दी जा सकती है। ट्यूशन के लिए 30,000 रुपये, ठीक है, और एक्स्ट्रा जो कन्वेंस फीस है उसके लिए 20,000 रुपये का प्रोविज़न किया गया। तो ये थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, ठीक है। कितने 1,000 ऐसे स्पेशली एबल्ड स्टूडेंट्स को टू परस्यू द टेक्निकल एजुकेशन फॉर एवरी ईयर, जिससे वो क्या है, अपनी कोई टेक्निकल एजुकेशन ले सके। तो सक्षम किसके लिए, टेक्निकल एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप देता है, किनको, स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रंस को। ये थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं, नाम देखिए सक्षम बना रहा है इसको बच्चे को, ठीक है। ये थोड़ा सा अनसक्षम था तो इसको सक्षम बनाने के लिए सक्षम नाम से स्कीम आ गई, ऐसे याद रख लीजिए। सक्षम के लिए क्या करना पड़ेगा कि उसको भाई थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियली चाहिए, बाकी तो मेंटरशिप भी दे देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए आप क्या करना चाहते हैं, इस फील्ड में आना चाहते हैं, उस फील्ड में जाना चाहते हैं, इस स्पोर्ट्स को खेलना चाहते हैं, उस स्पोर्ट को खेलना चाहते हैं, तो क्या है ये वैसे सक्षम तो क्या कर रहा है, स्पोर्ट्स नहीं खिला रहा, ये थोड़ा ध्यान रखना, ये बात कर रहा है टेक्निकल एजुकेशन की, ठीक है, टेक्निकल एजुकेशन की बात करता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अजय नेक्स्ट चलता है। अब देखिए नेक्स्ट है ये आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, ठीक है। इनका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखें। उससे पहले अगर देखो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और आपके लाइक और कमेंट से ही मुझे पता चलता है कि आप कितना ज़्यादा सीरियस हैं और हमारे लेक्चर्स किस प्रकार के हैं, ठीक है। हम जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, क्या आपको वो सही लग रही है नहीं, तो वो आप कमेंट्स करेंगे तभी तो पता चलेगा मुझे, उसी हिसाब से फिर मैं आपके लिए लेक्चर्स लेकर आ पाऊँगा, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं और लाइक करके बता सकते हैं, ठीक है। तो और आप कुछ भी फील करते हो एग्जाम से रिलेटेड तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, जिससे हम आपकी हेल्प कर सकें, आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जेटिक कर सकें, जो आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकें, बिकॉज यू आर आवर स्टूडेंट एंड दिस इज आवर ड्यूटी टू हेल्प यू, ठीक है। तो हम किसी भी प्रकार से आपकी मदद कर सकें तो हमें अच्छा लगेगा, ठीक है, गौरवान्वित फील करेंगे। आ जाइए, अब देखिए क्वेश्चन 1 है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, ठीक है। तो प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कौन सी स्कीम को रिप्लेस करके लाई गई है, ठीक है। तो इसके लिए कौन सी स्कीम को रिप्लेस किया गया और कब लॉन्च की गई है, लॉन्च डेट भी बताइए, ठीक है। दूसरा, अटल टिंकरिंग लैब कब से स्थापित की गई थी, ठीक है, ये बताना है। तीसरा बताइए, अच्छा इसमें बताइए कौन सी ग्रेड, जैसे मान लीजिए स्कूल में ग्रेड होती है, जैसे क्लास 6 होती है, 7th होती है ना, तो ये जैसे 5th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है, 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के बच्चों के लिए है, या 12th क्लास तक है, कितने से कितनी क्लास की जो रेंज है वो आपको यहाँ पर बतानी है, ठीक है। तो ये बताइए। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें सेवरल इनिशिएटिव्स लिए गए, तो आपको इनकी फुल फॉर्म बतानी है दोनों की, ठीक है। दीक्षा तो मैंने पढ़ाया है पर मैंने सार्थक नहीं पढ़ाया है, तो इनकी फुल फॉर्म लिखिए, और सार्थक के बारे में आप कुछ जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखें, तो मैं नहीं लेकर आऊँगा, और नहीं जानते हैं, आप चाहते हैं कि सार्थक के बारे में आपको बताया जाए, तो इसका भी पॉइंट ले आऊँगा। ऐसा हालांकि कुछ ज़्यादा नहीं है पर फिर भी इंपॉर्टेंट है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, तो ठीक है। तो इनकी फुल फॉर्म आप कमेंट सेक्शन में लिखें। तो फिर स्टूडेंट चलते हैं, बाय। सब लोग पढ़ाई करें, अपनी मेहनत करें अच्छे से, ठीक है। और भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज आप ही के लिए लाई गई है, मेरे लिए तो है नहीं, ठीक है। ये आपको ही एनहेंस करेगी, आपके ही नंबर बढ़ाएगी। तो अगर आप चाहें तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हैं, और फीस है 99 रुपीज़, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा फीस नहीं है, सारे के सारे जो टेस्ट 10 टेस्ट है वो आप दे सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें, और टेस्ट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पर। तो फिर स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय। आप सब लोग खुश रहें, अपना ध्यान रखें।